अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ईद के बाद आज ईद की छुट्टियों के बाद पहला वर्किंग डे था पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जो जिस तरह से मामलात चलते हैं वो फिर से शुरू हो गए। आज की बड़ी खबर ये थी कि इद्दत केस जो थी वो एडिशनल सेशन जज शाहरुख अंजुमन के सामने इस्लामाबाद में, उसके ऊपर जो बुशरा बीबी के साबका शोहर खबर मानिका हैं उनके वकील रिजवान अब्बासी ने बहस करनी थी। वो माजी में भी उसको डिले कर रहे थे, तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान के वजीर दाखिला जो बकौल साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के होने को तो वजीर आज़म भी हो सकते हैं थे, लेकिन उनकी मेहरबानी है कि वो इस वक्त सिर्फ वजीर दाखिला हैं। उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके अंदर कुछ बड़े दिलचस्प इंकशाफात उन्होंने किए और कुछ ख्वाहिशात का भी इजहार किया। और मैं समझता हूँ आज की सबसे बड़ी स्टोरी तो वो है, उसके बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ लंदन से हमारे प्यारे अल्ताफ भाई का एक बड़ा ही, जिसे कहना चाहिए, तशवीशनाक किस्म का हमला हमारे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर के ऊपर, उसके ऊपर भी कुछ थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं इद्दत के केस के साथ। इद्दत का जो केस है उसकी अपील आप जानते हैं काफ़ी अरसे से मौजूए बहस है, और ये ईद की छुट्टियों से पहले भी इसके ऊपर आर्गूमेंट हो चुके थे। और बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के जो वकील हैं, इसमें इमरान खान साहब की जानिब से जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो पेश हो रहे हैं, और बुशरा बीबी के वकील भी हैं, शायद उस्मान गिल हैं जो 190 मिलियन पे भी उनके वकील हैं, वो पेश हुए। उन्होंने अपनी बहस जो थी अपील के ऊपर वो काफ़ी दिन पहले कर चुके थे। और फिर ईद से पहले ये एक तासुर दिया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि इस केस में तो अगर वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो जाएगी, और जिसके बाद बुशरा बीबी की ईद से पहले रिहाई मतवक्के थी। और बहुत सारे हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स भी और लॉयर्स भी कह रहे थे कि जी हो जाएगा। मुझे उस वक्त भी इसके ऊपर तशवीश थी, जिसका मैंने खुलकर इजहार भी किया कि ये मुझे होता नज़र नहीं आ रहा। और आज ईद के बाद के दिन उनकी जो आखिरी मौका दिया गया था ईद से पहले, आज के दिन का आगाज़ भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि सुबह जो वकील थे मुलजमान के, इसमें जो सज़ा हो चुकी है मुजरिमान के, वो अपने वक्त पे पहुंच चुके थे। और पहले 11 बजे का उनको टाइम दिया गया रिजवान अब्बासी को अपेयर होने के लिए, वो नहीं अपेयर हुए। फिर 1 बजे का टाइम दिया गया, फिर वो नहीं अपेयर हुए। इवेंचुअली खैर वो जब अपेयर हो गए, उन्होंने कुछ बहस की, और पहले तो उन्होंने मोहलत मांगी मई तक कि जी मई तक वो अवेलेबल नहीं है, तो मई तक ये केस डिले किया जाए। अच्छा, मज़े की बात है कि इस केस में आपको याद होगा कि जो रिजवान अब्बासी हैं उन्होंने एक दिन 11 घंटे भी इस केस में खड़े होकर एक पाँव के ऊपर, जब प्रोसिक्यूशन होनी थी, तो अपनी खिदमात सर अंजाम दी। और इमरान खान साहब को और बुशरा बेगम को विद इन आई थिंक 24 आवर्स, ये मुकदमा चला ही सिर्फ 24 घंटे है, और 24 घंटों के अंदर एक एक दिन जो था वो 11-11 हर घंटे की कार्रवाई हुई और उसमें इनको सजा दिलवाई गई। अब जो खबर मानिका के वकील हैं रिजवान अब्बासी, जो कि इंटरेस्टिंगली इस्लामाबाद के एक महंगे वकील हैं क्रिमिनल केसेस के अंदर, और जो हुकूमती जितने केसेस हुए हैं इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ, उसमें रिजवान अब्बासी ही उनके वकील रहे हैं। और इस दफ़ा वो खबर मानिका के केस हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोसिक्यूशन है वो साबका शोहर जो दरखास्त गुजार हैं वो बनाए गए हैं। आप सबको ये भी याद कराता चलूँ कि इस पूरे केस होने से पहले खबर मानिका साहब भी कुछ अरसे के लिए चिल्ले पे चले गए थे, और फिर चिल्ले से वापसी के ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ये इस केस में मुद्दई बने थे। एक और चीज़ भी आपकी यादाश्त के लिए अर्ज कर देता हूँ कि ये इद्दत वाला केस तो बहुत अरसे से ख्वाहिश थी, और पहले एक शहरी को इसमें दरखास्त गुजार बनाया गया था, और वो पहले भी ये मामला हाई कोर्ट में जाकर ख़त्म भी हो चुका। बल्कि अब जो चीज़ें मंजर आम पर आई हैं 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चिट्ठी में, उसमें से एक अहम केस ये इद्दत का केस भी था, जिसकी पहले माजी में जिसको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। 2 जजेस का ख्याल था कि ये केस नहीं बनता, और जो अब चीफ जस्टिस है आमिर फारूक, उनका ख्याल था बनता है। लेकिन इसके ऊपर फैसले में गड़बड़ी हुई, और अब वो जो 2 जजेस थे जिन्होंने कहा केस नहीं बनता, उन्होंने अपनी चिट्ठी के अंदर वाज़े तौर पर लिखा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, कंपनी सरकार है, फौज के लोग हैं, वो उनको डराते धमकाते रहे, और वो ये फैसला अपने हक में करवाना चाहते थे, यानी कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ कराना चाहते थे। तो ये इसका सारा बैकग्राउंड था। आज भी इस मुकदमे में उसी सिलसिले की कड़ी रिजवान अब्बासी साहब ने कुछ आर्ग्यूमेंट्स किए, लेकिन उन कुछ आर्ग्यूमेंट्स के बाद फिर उन्होंने अचानक जो सबसे ड्रामाई चीज़ थी कि वो अदालत से
उन्होंने आर्गूमेंट की और ना उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इसमें मई तक का टाइम दें, और उसके बाद उन्होंने अपनी फाइल बंद की और वो चलते बने। जज बैठा हुआ है, सब कुछ हो रहे हैं, वो दूसरे प्रोसिक्यूशन के वकील जो रिजवान अब्बासी से बहुत सीनियर वकील हैं, बहुत तजर्बेकार हैं, बड़े जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर भी हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब, वो भी हैरान थे। वो जो लोग अदालत में मौजूद थे वो कहते हैं कि उन्होंने जज को कहा कि जज साहब आप बैठे हुए हैं, ये जनाब उठ के चल दिए। लेकिन देखिए ये होता है जब आप सरकार के लिए काम करते हैं और आप फेवरेट चाइल्ड होते हैं तो फिर आपके नखरे को कुछ और होते हैं, और ये तो कहने को तो वॉकआउट कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी, ये तो फिर एक एडिशनल सेशन जज की अदालत थी। खैर अब इस केस के अंदर मई की तो डेट नहीं डाली गई, शायद 24 या 25 अप्रैल की डेट डाली गई है अगली, जो कि आज से तकरीबन 10-15 दिन बाद है। तो खैर वो 24 को भी वो क्या बहस करेंगे, वही होगा कि वो आएंगे नहीं आएंगे और वो डिले होगा, और ये भी मामला जो है इसको थोड़ा सा लटकाया जाएगा। और उसकी वजह ये है कि मैं आपको शुरू दिन से बात बता रहा हूँ कि देखिए जिन लोगों ने इमरान खान को और बुशरा बेगम को जेल में डाला है वो उनको अपना मकासद हल हुए बगैर बाहर नहीं आएंगे, और उनके मकासद किसी सूरत हाल होते नजर नहीं आ रहे। वो अभी तक बुशरा बीबी को जेल में डालने का मकसद इमरान खान को तोड़ना था और उसको वो उस निगोशिएशन टेबल पे लेके आना था जहां पे इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की बात माने। इमरान खान ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मान रहा है बल्कि इमरान खान ने इंटरेस्टिंगली ईद से पहले, जो मैं समझता हूं उन्होंने खुद निशानदेही भी की, अपनी जमात के ही बहुत सारे लोग, उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये जो इस वक्त है ना जो टेम्परेचर है कम हो और किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी कोई मामला तय पा जाए, उनकी भी मैं समझता हूं पूरी गेम पंक्चर कर दी जब खान साहब ने बड़ा वाज़े तौर पर तमाम सहाफ़ियों को कहा कि जी मुझे आज जेल में डालने वाला सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर है और मेरी बीवी को भी जेल में डालने वाले वो साहब हैं, और मैं उनके साथ किसी सूरत जो है अपने ज़ाती केसेस के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं हूँ, ना ही कोई सेटलमेंट या कोई नेगोशिएशन करने को तैयार हूँ। जहाँ तक कौमी मसाइल की बात है मेरे दरवाजे सब के लिए खुले हुए हैं। ये जब उन्होंने बात कर दी, स्टेटमेंट दे दी, उस वक्त भी हमने ये इजहार किया था कि इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब कोई बहुत जल्द जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये बात कह देना इस बात का इंडिकेशन है कि वो उनकी तरफ से मुज़ाकरात में कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई है, या हुए ही नहीं, या इमरान खान चाहते नहीं हैं। तो ये वो बैकग्राउंड था। लेकिन जो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं और वकला भी हैं। वकीलों का तो खैर काम होता है अपने क्लाइंट को तसल्ली देना कि जी नहीं अगली पेशी ताड़ा बंदा छुट जाएगा, वो बेशक अगला फाई लग जाए, फांसी लग जाए, लेकिन वो देते हैं। लेकिन हैरत मुझे उस बात पे होती है जब हमारे सियासी लोग भी जो हैं वो अपने कारकुनों को ये बताते हैं कि जी ईद के बाद या ईद से पहले इमरान खान साहब घर पे होंगे। अब एक नया चूरन है कि जी वो अप्रैल में घर होंगे। मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि ये नहीं होगा, क्योंकि जब तक इमरान खान उनके साथ इन टर्म्स नहीं आएंगे और वो नहीं आएंगे तो उनको बहरहाल नहीं किया जाएगा। ये इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और वो स्ट्रगल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने करनी है। लेकिन जो लीडरशिप है वो इस वक्त बड़े उसमें जैसे कहते हैं ना कैजुअली चल रही है, क्योंकि आसान बात नहीं है स्ट्रगल करना और बाहर निकलना। अब पंजाब में कुछ एक शेड्यूल आया है, बलूचिस्तान में भी बड़ा अच्छा जलसा हुआ, जो अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी शिद्दत लाने की ज़रूरत है, और वो शिद्दत जो है अभी हमें नज़र नहीं आ रही है। तो ये एक फेलियर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उनके पार्ट के ऊपर कि वो अभी तक गैल्वनाइज नहीं कर सके जो ट्रूप्स हैं, या कह लीजिए जो ग्राउंड के ऊपर लोग हैं, बाहर निकलने के लिए, और उन्हें बाहर निकालने की ज़रूरत है। उसमें मेरी एक गुजारिश ये होगी कि ये जो है कि आप कि जी अगली पेशी से खान साहब बाहर आ जाएंगे, अगली पेशी पे बुशरा भी बाहर आ जाएंगी, और जी मैं केस बिल्कुल लमलेट कर दूंगा, ये कर दूंगा। खुदा के लिए लोगों को ये बताना बंद करें, क्योंकि केसेस तो हैं ही नहीं। हमें आपकी काबिलियत के ऊपर और आपकी उसकी दानिश के ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन हजूर बात यह है कि आप कोई लीगल ग्राउंड के ऊपर ये लीगल बैटल नहीं लड़ रहे हैं। जजेस आज़ाद नहीं हैं, प्रोसिक्यूटर आज़ाद नहीं है, गवाह आज़ाद नहीं है, कोई जिस पूरे सिस्टम में कोई आज़ाद नहीं है, सब जकड़ा हुआ है। इसके जितने सबूत आ सकते हैं आ चुके हैं। तो इसके बावजूद किस बुनियाद के ऊपर आप कहते हैं कि आप अगले महीने या इस हफ्ते या उस हफ्ते खान साहब को और बुशरा बीबी को बाहर ले आएंगे? ये नहीं होगा। इसके लिए आपको वो एक सियासी टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा। आज हमारा भाई है फवाद चौधरी, उसने भी कहा कि सियासी टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। मेरा ये ख्याल है कि ये जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, ये वो लोग हैं जो टेम्परेचर कम करने से नहीं बाज आएंगे, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा।
इन्होंने नवाज शरीफ के साथ भी उस वक्त जाके यारी लगाई थी जब नवाज शरीफ ने इनको गुजरांवाला के जलसे में नंगी गालियां निकाली थी। तो मैं तो आपको ये नहीं कहता कि आप किसी को नंगी गालियां निकालें, वो तो बदतमीजी की बात होती है, लेकिन आपको टेम्परेचर तो रेस करना पड़ेगा, आपको ये कंसर्न रेस करना पड़ेगा कि अवाम जो है इस जबर के निज़ाम को, इस जुल्म के निज़ाम को नहीं मानती है, और अवाम जो है वो जजेस के साथ भी होने वाली ज्यादती, प्रोसिक्यूटर के साथ होने वाली ज्यादती, गवाहों के साथ होने वाली ज्यादती और सियासी लीडरों के साथ होने वाली ज्यादती में साथ खड़ी है। तो मैं ये समझता हूं कि इस चैप्टर के ऊपर लीगल से ज्यादा पॉलिटिकल ग्राउंड में आपको बेनिफिट मिलने की जरूरत है। अब दूसरी जो आज की बड़ी खबर है वो मोहसिन नकवी साहब का जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और फाइनली मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़े बर्निंग इशू के ऊपर अपने जो हैं कीमती कलमात अदा करने का फैसला किया है। और उनके वो जो कीमती कलमात थे वो ये हैं कि जो आमिर तांबा हैं, जो जिनके ऊपर ये था कि वो सरबजीत के कत्ल में मुलव्वस थे, जो भारतीय जासूस था पाकिस्तान की कैद में, उसके कत्ल के पीछे कहते हैं जी कि इंडिया के हाथ है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि हमारे जो ये वज़ीर दाखिला साहब हैं मोहसिन नकवी, जो राना सनाउल्लाह के बकौल वज़ीर आज़म भी हो सकते थे, और इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने इत्तफा किया है सिर्फ एक सेनेटर, पीसीबी का चेयरमैन, कुछ चैनल्स के मालिक और वज़ीर दाखिला होने पर, उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि हुजूर आपको थोड़ी सी देर से होश आई है। ये जो आप आज इतला दे रहे हैं आमिर तांबा के कत्ल के पीछे इंडिया का हाथ है, तो व्हाट्स द न्यूज़ इन दिस? क्योंकि ये खबर तो आज से कुछ हफ्ते पहले गार्डियन एक पूरी स्टोरी कर चुका है, और बड़ी डिटेल्ड स्टोरी थी, और उस स्टोरी के अंदर बाकायदा तौर पर रिसर्च वो पीस था जिसके अंदर एक एक हवाला देकर लिखा गया कि इंडिया ने जो उसके अपने टारगेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी वो एक असैसिनेशंस कर रहा है, और ये उसकी एक टारगेटेड कैंपेन है। और गार्डियन के इस आर्टिकल आने के बाद एक और जो अचंभे की बात हुई कि जो नॉर्मली होता है कि इस किस्म का अगर आर्टिकल भी आता है या कोई मुल्क कहता है कि दूसरा मुल्क मुलव्वस है, तो पहला जो मुल्क है वो उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देता या उसको इग्नोर करता है। ये वाहिद ओकेजन है जहां पे इंडिया जो है उसका वजीर दिफा उसके बाद इंटरव्यू देता है, और उस इंटरव्यू के अंदर वो बाकायदा तौर पर कहता है कि जी बिल्कुल हम मार रहे हैं, अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं और पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। ये उनका वजीर दिफा उसके बाद कहता है। और आज आप हमें वजीर दाखिला साहब इतला दे रहे हैं कि इस जो होने वाले, यानी कि इस महीना पहले या 3 हफ्ते पहले आने वाले आर्टिकल, उस आर्टिकल बाद उस वजीर दिफा की जो स्टेटमेंट है, और उसके बाद जो आज फिर आमिर तांबा का कत्ल होता है और असैसिनेशन होती है, आज आप हमें इतला दे रहे हैं आके कि इसमें इंडिया मुलव्वस है। तो हुजूर ये तो हमारे पास पहले इंफॉर्मेशन थी, लेकिन ये जो है ये आपका सरासर इंटेलिजेंस फेलियर है। ये इंटेलिजेंस फेलियर इसलिए है कि ये चीज़ इररेलेवेंट है कि किस टारगेट को अचीव किया जा रहा है। जो सबसे बड़ा फेलियर है आपका, आपकी हुकूमत का, आपके निज़ाम का, आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज, ISI, IB, मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड सो मेनी अदर इंटेलिजेंस आउटफिट्स जो हमने बनाए हुए हैं, CTD वगैरह, वो उन सब का फेलियर है। बिकॉज इंडिया जो है वो कह के टारगेट कर रहा है आपके मुल्क के अंदर, और आप उसको रोकने में बुरी तरह से नाकाम हैं। कोई सीरियस और सिंसियर एफर्ट आपके बिहाफ पे नजर नहीं आती है, बल्कि कुछ लोगों का तो कहना यह है कि शायद ये इन टारगेटेड असैसिनेशन में हमारे इदारों का भी कोई हाथ हो या उनको कोई बेनिफिट हो। लेकिन जो कुछ भी हो, ऑन द फेस ऑफ इट ये एक ऐसा प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश हो गया है जो आने वाले वक्तों में, सालों में, महीनों में, दहाइयों में पाकिस्तान को हॉन्ट करेगा। और ये हमारे लिए एक बड़ा, मैं समझता हूँ, आपकी सॉवरेनिटी के ऊपर, आपकी सलामती के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर कल कोई ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि हमारे सेटअप के अंदर से कोई लोग इसमें थे, उनकी अप्रूवल थी, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो सिक्योरिटी लैप्स भी है। अच्छा, अब ये जो इसके साथ साथ ये लैब सिर्फ यहाँ तक मौजूद नहीं है कि ये इंडिया के साथ है। जो बिशाम वाला हमला जो चाइनीज़ के ऊपर था, जिसमें चाइनीज़ को टारगेट किया गया, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक खबर यह है कि वो रिपोर्ट भी इसको इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी फेलियर कहती है। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो लोग जिनकी ये जिम्मेदारी है वो कौन लोग हैं? जो QRF है, चाइनीज़ की सिक्योरिटी की लगी हुई है, वो फौज और सिविलियन इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करती है, और उसको बैक किया जाता है इंटेलिजेंस के साथ। और इंटेलिजेंस का पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ऑपरेशन है वो ISI का है। ये ISI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काउंटर इंटेलिजेंस DGC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इस वक्त जनरल फैसल नसीर हैं। ये उनके इंतज़ाम, ज़ेर इंतज़ाम जो पूरा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का ऑपरेशन है,
ये उसकी जिम्मेदारी है और ये उनका एक बहुत बड़ा फेलियर है उनके प्रोफेशनल उसके ऊपर। और ये फेलियर होने की वजह ये है कि जो जो इस वक्त हमारा जो है, जो डीजीसी का पूरा डिपार्टमेंट है आईएसआई का, वो पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल में मुल्क में जारी रजीम चेंज से लेकर पॉलिटिकल पार्टी डिसमिनेट ख़त्म करना, उसको ख़त्म कर देना, उसके अंदर लोगों को उठाना, जजेस को इंटिमिडेट करना, जजेस के कमरों में कैमरे लगाना, जजेस के फैमिली मेंबर्स को उठाना, उनको टॉर्चर करना, वीडियोस बनाना, टीवी पे चलाना, सोशल मीडिया को दबाना, मीडिया को दबाना, न जाने इतना लंबा वो टॉल ऑर्डर है। उसके अंदर ये जो छोटी सी जॉब है जिसमें उन्होंने स्टेट की सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस गैदरिंग और काउंटर इंटेलिजेंस यानी कि दूसरे ममालिक की जो एजेंसियां पाकिस्तान में गुल खिला रही हैं उनको रोकना, ये उस लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में बहुत नीचे चला गया है। और जो टॉप प्रायोरिटी है नेशन बिल्डिंग हो रही है। और नेशन बिल्डिंग क्या हो रही है कि उन्होंने जनाब जजेस को भी सीधे करना है, सियासतदानों को भी सीधे करना है, ब्यूरोक्रेट्स को भी सीधे करना है और पुलिस को भी सीधे करना है, पंजाब पुलिस को भी सीधा करना है। तो इस काम में वो मसरूफ हैं। इंडिया से हमारी दरख्वास्त है कि वो अपना काम जारी रखें। हमें जब फुर्सत मिलेगी इन तमाम चीज़ों से तो फिर हम इसको एड्रेस कर लेंगे। इन द मीन वाइल हमारे जो वज़ीर दाखिला साहब हैं उनकी दिल में कुछ ख्वाहिशें भी फूट रही हैं। और उनकी जो ख्वाहिशें फूट रही हैं, क्योंकि वो हालिया तौर पे वो यूएई का दौरा करके आए हैं, तो उनकी जो ख्वाहिशें फूट रही हैं वो ख्वाहिशें ये हैं कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में यूएई दुबई तर्ज का जो है ना अब मीडिया की आज़ादी हो। अब ये हैरत की बात ऐसी है कि ये जनाब जो साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, ये आज किस मुंह के साथ सहाफ़त की बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में तो कोई भी किसी की खबर लगा लेता है। अगर आप सबसे बड़ा पाकिस्तान में देखें वो चैनल जो बगैर किसी तस्दीक की खबरें लगाता है, या जो आज से पहले माजी में बहुतान तराजी में अपना यद तोला रखता था, वो चैनल 24 हो गया या सिटी न्यूज़ 42 हो गया, या जितने सिटी न्यूज़ के इन्होंने शुरू किए थे, कितनी ही खबरें इन्होंने लगाई। और ये जनाब, और अगर इनसे कभी सवाल किया जाता था तो वो आज़ादी सहावत के ख़िलाफ़ था। आज वही मोहसिन नकवी साहब जो इसका सारा वो गुट खा रहे हैं, जो CNN से उन्होंने फिक्सर के तौर पे जिस अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और फिर वो सहाफ़ी बने पाकिस्तान में, फिर उन्होंने न्यूज़ चैनल चलाए, अखबारात चलाई, वो आज ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दुबई तर्ज की जो मीडिया का कंट्रोल किया जाए। ये असल में मुंह से वो कह नहीं सकते कि चाइना तर्ज का किया जाए। ये मैं आपको 2 दिन पहले भी खबर दे चुका हूँ कि बहुत शिद्दत के साथ ख्वाहिश है बड़े हाफिज साहब की भी, ये छोटे वाले साहब की भी, और बहुत से लोगों की जिनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है कि सोशल मीडिया और मीडिया जितने का जितना सारा है इसके ऊपर चाइनीज स्टाइल की जो है ना वो वाली सेंसरशिप होनी चाहिए। वगरना तो ये जनाब देखिए ना, लोग बातें करते हैं, लोग सवाल करते हैं, तो उन्होंने जिस वक्त पाकिस्तान के लिए निज़ाम बनाया हुआ है उसके ऊपर इनकी ख्वाहिश ये है। आज प्रोग्राम के आखिर में मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे जनाब अल्ताफ़ भाई ने भी एक हमला किया है हमारे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर के ऊपर। तो वो जो हमला है वो बड़ा दिलचस्प भी है और इसके साथ साथ थोड़ा सा ख़तरनाक भी है। वो इस तरह से है कि हमारे अल्ताफ़ भाई ने कुछ दिन पहले, आपको याद है कि एक वीडियो आई 2-4 रोज़ कबल, जिसमें हमारे सिपह सलार जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जो हैं कुरान की कुछ आयत पढ़ के सुना रहे हैं और उसका तर्जमा भी लोगों को बता रहे हैं। अब हमारे अल्ताफ़ भाई जो लंदन में हैं उन्होंने बताया है कि जो तर्जमा उन्होंने किया हाफिज़ साहब ने वो दुरुस्त नहीं था, वो गलत बता रहे हैं और वो गलत बयानी कर रहे हैं। अब अगर अल्ताफ़ भाई की बात दुरुस्त है तो ये बड़ा ख़तरनाक मामला है, क्योंकि वो फिर सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो कुरान की आयत के मतलब और चीज़ें बदल रहे हैं, जो कि देखिए मज़हब के मामले में तो मैं तो बिल्कुल नहीं बोलता, क्योंकि नॉलेज भी ज़्यादा नहीं है और हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कुछ ना बोल के भी हमारे ऊपर कादियानी और पता नहीं क्या क्या होने के फतवे लगा दिए गए। तो इसलिए अगर हम बोलेंगे तो पता नहीं हमें क्या बना देंगे। तो हजूर हम तो उस पर बिल्कुल बात नहीं करते, लेकिन हमारे ISPR वाले मुश्ताक भाई से दरख्वास्त है कि खुदा के लिए हमें क्लियर कर दें कि अल्ताफ़ भाई दुरुस्त हैं या हाफिज़ भाई दुरुस्त हैं, क्योंकि कौम जो है इस वक्त मज़ीद किसी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं हो सकती। एक बचा कुचा हमारे पास यही 2-4 बातें रह गई थी, वो भी अब अल्ताफ़ भाई जो इतना उनका एक्सपीरियंस है और इतना उनका मुशाहिदा और मुताला है, वो लंदन में बैठे होते हैं और मैं चूँकि लंदन में रहता हूँ तो हम तो भाई से भी डरते हैं, और जो पाकिस्तान वाले भाई हैं उनकी दस्तरस भी बहुत ज़्यादा है हाफिज़ भाई, तो उनसे भी डरते हैं। तो बराए मेहरबानी हमें आप क्लियर कर दें मुश्ताक साहब कि हमने किसको फॉलो करना है, अल्ताफ़ भाई को फॉलो करना है या हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर साहब को फॉलो करना है, क्योंकि इस पर क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है। और मेरा मशवरा ये है कि मज़हब के मामले में ना ही पढ़ा करें, क्योंकि आपको याद है कि बाजवा साहब को भी घर के ऊपर वो करानी पड़ गई थी, मिलाद वगैरह कराना पड़ गया था अपना क्लियर करने के लिए, तो इसलिए हम मशवरा ही दे सकते हैं।
आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ कल हाजिर होंगे। शुक्रिया और खुदा हाफिज।